हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल दोस्तों कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 9th और 10th के फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर दिया है कराने के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर सभी न्यूमेरिकल को करवाया जा रहा है। जिसमें से क्लास 9th और क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th के फिजिक्स में जो प्रकाश का परावर्तन है उसे जो है कि करवाया जा रहा है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस दोस्तों हो गया था। अभी भी मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस का जो है कि संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखा जाए। हाँ दोस्तों, एक बात ये भी है कि आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से जो कि स्टडी करते होंगे और जो क्वेश्चंस बताते हैं उस क्वेश्चंस के बेस पे आपको किसी भी बुक को उठा लीजिए। उस बुक में प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल्स हैं, सभी न्यूमेरिकल को आप आसानी से मेरे द्वारा दिए गए कंसेप्ट को समझते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि उन सभी बुक से आप न्यूमेरिकल नहीं लगाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप ध्यान से पढ़कर भी एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये भी है कि मैं जितना भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी साल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप स्टडी करते समय, पढ़ते समय ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी सेक्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या कहा जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चंस की क्या बातें की जा रही हैं, क्वेश्चंस कैसा है, ये सभी क्वेश्चंस को हम लिखते हुए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी लिखेंगे। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो बात जो है कि यहाँ पे करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चंस क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस अवतल दर्पण की क्या पूछा गया है दोस्तों, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की बातें की जा रही है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस दिया क्या है। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है एक दर्पण लिया गया है। ये दर्पण कौन सा है दोस्तों, एक अवतल दर्पण है, यानी जो दर्पण लिया गया है यह दर्पण अवतल दर्पण है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए हल किया जाए। फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है। वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर दे दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या है, फोकस दूरी पूछा है, अर्थात f का मान पूछा है। इसको समीकरण 1 मान लें। फार्मूला हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, फार्मूला क्या करते हैं जानते हैं, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम जानते हैं। क्या जान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी पूछा है, त्रिज्या दे दिया है। हम लोग ये जानते हैं कि दर्पण कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। यह सूत्र है दोस्तों, यह फार्मूला है। और ये सभी फार्मूला को आप लोगों को जो है कि जब फर्स्ट क्लास करवाया गया था तो उस क्लास में
सभी फार्मूला को बताया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप फर्स्ट क्लास देखे होंगे और उस क्लास में आपको सभी फार्मूला जो बताया गया था वे सभी फार्मूला आप ध्यान से स्टडी भी किए होंगे और वे सभी फार्मूला आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम फार्मूला लिख दिए, ये फार्मूला ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दिया गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक, या फिर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यफ बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना है, आर का मान 40 है, 40 बटा के कितना हो जाएगा, 40 बटा के 2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी क्योंकि 40 को 2 से काटेंगे तो 20 बार में 40 कट जाएगा। अर्थात यफ का जो मान आया वह हमारा 20 सेंटीमीटर आया दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लिए। यहाँ पे क्या आया, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बातें की जा रही है ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। चलिए तब सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें की जा रही हैं और पूछा क्या जा रहा है। चलिए तब सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, यह फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर दूर की बात की जा रही है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तब पूछा है बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। पूछा क्या है, बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता ज्ञात करें या फिर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत सिंपल कहा है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी है। ध्यान दीजिएगा इसमें बातें किसकी किसकी की जा रही है। इसमें क्वेश्चंस कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है। और हम ये बताए थे कि अवतल दर्पण होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होगी। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक लिया जाएगा। और दर्पण कोई भी हो, वस्तु की जो दूरी होती है उसको हमेशा माइनस में तो लेते ही हैं। कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है। इस 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। अर्थात ये किसका मान हो जाएगा, ये U का मान हो जाएगा। तब कहा है कि बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता यानी कि M का मान पूछा है
और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम हल में लिख सकते हैं जो मान दिया है। क्या क्या मान दिया है? फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों माइनस मान लिया गया है? क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब u का मान दे दिया है, u का मान कितना हो गया है? u का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण हमारा कोई भी हो, जो u का मान होता है वो हमेशा हम किस में लेते हैं? u का मान हम हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक, याद उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मान पता होगा। भी का मान पूछा है तो भी का मान चलिए पता किया जाए। और यम का भी मान पूछा है क्योंकि आवर्धन क्षमता पूछा है ना, तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जान रहे हैं क्या? हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं दोस्तों? फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, यानी समीकरण 1 का मान किस में रखा जा रहा है दोस्तों? समीकरण 1 का जो मान रखा जा रहा है वह समीकरण 2 में रखा जा रहा है। ठीक, चलिए तब अब नेक्स्ट सॉल्व किया जाए, आगे का स्टेप देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा आगे का स्टेप क्या है दोस्तों। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? f 1/f, f का मान कितना हो जाएगा? f का मान -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान पूछा ही है, प्लस 1/u, u का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/-10, ये प्लस है, ये ऊपर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे माइनस का, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक, बराबर 1/v, ये माइनस है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे माइनस का, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/-15। ठीक, अब इसको हम बराबर के इस साइड लेते आएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर को उस साइड है, हमको किसका मान पता करना है? तो हमको भी का मान पता करना है। ये हो जाएगा -1/10, ये उस साइड है, इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v। याद रखिएगा दोस्तों, माइनस है, बराबर को उस साइड है, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। कोई भी साइन हो वो हमेशा चेंज होता है। माइनस रहेगा, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस रहे हो जाएगा, गुणा होता है तो भाग में हो जाते हैं, और भाग होता है तो गुणा में, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। ये आपको तो पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों। चलिए तो अब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, इसको 5 से डायरेक्ट काट रहे हैं दोस्तों। 5 से ये कट जा रहा है 2 बार में, ये 3 बार में। अब ये 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। इनका जब गुणा किया जाएगा, तो इनका जब गुणा करते हैं तो गुणा करने पे आएगा 5 दूना 10, 10 3 या 30, कितना आ गया? 30। अब 10 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। माइनस है तो माइनस लगा दिया जा रहा है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे। 15 से 30 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तब पर भी 2 ही आएगा, बराबर 1/v। ये -3 है और ये +2 है, माइनस यानी 3 अंक बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि इसमें से ये घट जाएगा तो -1 आएगा, -1/30 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। ठीक, इसको और करके उल्टा करके लिख देंगे तो ये v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया दोस्तों? v का मान -30 सेंटीमीटर हो गया। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, v का मान -30 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब ये होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि v का मान माइनस आया है। यदि v का मान प्लस आता तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता वह दर्पण के पीछे बनता। अब पीछे बनता दर्पण के, तो जाहिर सी बात है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। अर्थात भी यह जो माइनस है, माइनस साइन, भी का जो माइनस साइन है यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी। ठीक है दोस्तों, यदि भी का मान प्लस में आता तो जो वस्तु की प्रतिबिंब होती वह दर्पण के जस्ट पीछे बनता, और दर्पण के जब पीछे बनता तो वस्तु की जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक हो जाती।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रकृति वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट किया जाए। क्या पूछा था? यम पूछा था। ठीक, आवर्धन क्षमता भी तो पूछा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोबारा। एक का आंसर दोस्तों यहाँ पे आ गया है। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा हम जानते हैं। दोबारा हम जानते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम क्या जान रहे हैं? दोबारा हम जानते हैं कि दर्पण की जो आवर्धन होती है, यानी यम बराबर जो होता है वह I/O होता है बराबर V/U होती है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है दोस्तों। ये फार्मूला जो है कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, शुरू में ही बता दिया गया था कि यम बराबर जो होता है वह I/O बराबर V/U होता है, जहाँ पे I जो था वह जो है कि प्रतिबिंब की दूरी थी, सॉरी दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई थी। O जो था वह वस्तु की लंबाई थी, और यहाँ पे V जो होगा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और U जो हो जाएगा वह वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो इसको समीकरण स्टार मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यम का मान पूछा है, यम बराबर हम इसको लिख सकते हैं V/U। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, V का मान भी आपको पता हो गया है, U का मान तो पहले से पता ही था। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके यम बराबर V का मान कितना आया है? -30 सेंटीमीटर आया है, और U का मान कितना है? -15 सेंटीमीटर है। तो माइनस से माइनस ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, अर्थात यम बराबर हो जाएगा 30/15। अब जब इसको हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, अर्थात यम बराबर कितना मान आ गया दोस्तों? यम बराबर जो मान आ गया वह 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अर्थात वस्तु की जो आवर्धन होगी, जो वस्तु का वस्तु की जो आवर्धन होगी, दर्पण की जो आवर्धन होगी, वह यम बराबर 2 होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। हेजिटेशंस किसी बात की मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यदि नहीं समझ में आएगा तो उसको फिर से बताया जाएगा। और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर इतना सिंपल होता है ना, क्योंकि इसका एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वे सभी क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे जो है कि क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा एक भी वीडियो जो कि अपलोड हो तो आपको बेल आइकन से पता चल जाए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।